नमस्कार। अच्छा, जो हमारी लोक कथाएं होती हैं वो सिर्फ कहानियां नहीं होती है ना। उनमें छिपी होती हैं कुछ बहुत गहरी चेतावनियां। तो आज हम ऐसी ही दो डरावनी कहानियों को चीर फाड़ कर देखेंगे ताकि हम उनकी बनावट और उनके पीछे छिपे असली मकसद को समझ सकें। तो सवाल ये है कि जब इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है तब होता क्या है। बस यही सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है, जो इन कहानियों को नतीजों की एक केस स्टडी के तौर पर देखेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। हम इन कहानियों को 5 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये अनदेखी दुनिया की कहानियां शुरू कैसे होती हैं। फिर बात करेंगे अलौकिक आक्रोशन की। उसके बाद आएगा वो पल जब भयावह सच्चाई सामने आती है। फिर देखेंगे कि बचने के लिए क्या क्या किया गया। और आखिर में सबसे जरूरी अंतिम चेतावनी क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, अनदेखी दुनिया की कहानियां। देखिए, हर डरावनी कहानी की शुरुआत एक बिल्कुल नॉर्मल सी दुनिया में होती है और वहीं पे किरदारों को आने वाले खतरे की पहली घंटी, पहली चेतावनी मिलती है। देखते हैं कि हमारी इन दोनों कहानियों में ये कैसे होता है। तो एक तरफ तो हैं 4 दोस्त, नितिन, ध्रुव, रिया और वर्षा, जो नए साल पर निकल पड़े हैं कश्मीर घूमने। और उन्हें वहां चेतावनी मिलती है एक छलावे के बारे में, एक ऐसी शक्ति जो लोगों को धोखा देती है। और दूसरी तरफ है सीलमपुर गांव का एक लड़का विवेक। उसकी माँ उसे बार बार समझाती है कि बेटा रात में जंगल के रास्ते से मत जाना। और जैसा कि अक्सर होता है, दोनों ही चेतावनियों को बहुत हल्के में ले लिया जाता है। तो ये छलावा है क्या भला? देखिए, लोक कथाओं में छलावा एक तरह का, कह लीजिए, धोखेबाज साया है, एक भ्रम है। इसका काम ही है शिकार को फंसाने के लिए कोई भी रूप ले लेना। इसकी सबसे बड़ी ताकत ही धोखा है, छल है। और दूसरी कहानी में है पिशाचिनी। अब ये छलावे से बिल्कुल अलग है। ये एक मांस खाने वाली राक्षसी है जो अपना रूप बदल सकती है, और इसकी पसंद है इंसानी खून या मांस। मतलब छलावे के मुकाबले ये एक डायरेक्ट शिकारी है, सीधी सीधी खतरनाक। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर। ये जो अलौकिक शक्तियां हैं, ये अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल कैसे बिछाती हैं? मतलब वो ऐसा क्या करती हैं कि इंसान खुद ही उनके जाल में चला आता है? चलिए देखते हैं। और यहाँ पर दोनों कहानियां बहुत ही चालाकी से काम करती हैं। वो इंसान की भावनाओं को ही अपना हथियार बना लेती हैं। एक तरफ छलावा नितिन की एक छोटी सी इच्छा का फायदा उठाता है। नितिन बस मजाक मजाक में कहता है, काश कोई खूबसूरत कश्मीरी लड़की मिल जाती, और बस पलक छपकते ही एक रोती हुई लड़की उसके सामने हाजिर हो जाती है। दूसरी तरफ पिशाचिनी निशाना बनाती है विवेक की दया को, उसकी करुणा को। विवेक जब जंगल में एक लड़की को अकेला रोता हुआ देखता है तो बस उसकी मदद करने के लिए एक खतरनाक शॉर्टकट ले लेता है। देखा कैसे भावनाओं से खेला गया। और बस यहीं से कहानी का पूरा रुख पलट जाता है। ये वो पल है जब सारा भ्रम टूटता है और इन शक्तियों का असली डरावना चेहरा सामने आता है। डर का असली खेल तो अब शुरू होता है। तो जब नितिन उस लड़की को लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है तो वो सब हैरान रह जाते हैं। ध्रुव पूछता है, अरे कौन मिली? कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। सोचिए जरा नितिन पर क्या बीती होगी। ये पहला सिग्नल था कि कुछ बहुत बहुत ही गड़बड़ है। और फिर कुछ समझने का मौका मिलता उससे पहले ही वो लड़की नितिन के बगल से गायब हो जाती है, बस हवा में गायब। सोचिए, जिस इंसान से वो अभी बात कर रहा था वो अचानक है ही नहीं। ये वो पल है जो सिर्फ किरदारों को ही नहीं बल्कि सुनने वालों को भी अंदर तक हिला देता है। उसके गायब होने की ठीक बाद एक आवाज, एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं कौन हूं। खेल खत्म, रहस्य से पर्दा उठ चुका है और अब छलावा एक सीधा खतरा बनकर सामने खड़ा है। अच्छा, अब जरा दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। सीलमपुर में क्या हो रहा है? विवेक उस लड़की से शादी कर लेता है, सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक रात उसकी माँ सुनीता अपनी नई नवेली बहू को खिड़की के बाहर हवा में उड़ते हुए देख लेती है। बस पिशाचिनी का असली रूप अब परिवार के सामने आ चुका था। तो जब खतरा बिल्कुल सामने आ जाए तो क्या होता है? शुरू होती है जिंदा रहने की लड़ाई। इस पड़ाव में हम देखेंगे कि इन भयानक ताकतों से लड़ने के लिए कौन से पुराने तरीके और चीजें इस्तेमाल की गईं। तो एक तरह से ये है हमारा सुपर नेचुरल सर्वाइवल किट। इसमें क्या क्या है?
सबसे पहले आग, जिसे हमेशा से ही शुद्ध करने वाली शक्ति माना गया है। फिर गांव वालों की जलती मशालें हैं। एक रुद्राक्ष का ब्रेसलेट है जो भगवान शिव की सुरक्षा से जुड़ा है। और आखिर में नागा साधुओं की पवित्र भूभूति, जो कि जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। तो इन चीजों का इस्तेमाल हुआ कैसे? ये लड़ाई 3 हिस्सों में लड़ी गई। पहला और सबसे ताकतवर हथियार था आग। नितिन के दोस्तों ने छलावे पर जलती हुई लकड़ियां फेंकी और गांव वालों ने पिशाचिनी का घर जलाने के लिए मशालों का इस्तेमाल किया। दूसरा तरीका था पवित्र चीजों का इस्तेमाल। जब छलावे ने नितिन के शरीर पर कब्जा कर लिया तो वर्षा के रुद्राक्ष ब्रेसलेट की शक्ति ने उससे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और आखिर में जब कोई चारा नहीं बचा तो मदद ली गई आध्यात्मिक गुरुओं की। नागा साधुओं ने अपनी पवित्र भभूति का इस्तेमाल करके छलावे को कार से बाहर निकाला और नितिन रिया की जान बचाई। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव पर। इन सारी भयानक घटनाओं के बाद ये कहानी हमें सिखाती क्या है? इसका असली संदेश क्या है? तो देखिए, सबसे जरूरी सबक ये है कि चेतावनियों को नजरअंदाज करने की कीमत बहुत बहुत भारी पड़ती है। छलावे वाली कहानी में नितिन, रिया और ध्रुव किसी तरह बच तो गए, लेकिन उन्होंने अपनी दोस्त वर्षा को हमेशा के लिए खो दिया। और पिशाचिनी की कहानी का अंत तो और भी भयानक था। विवेक की मां मारी गई, विवेक खुद एक राक्षस बन गया और पूरा का पूरा परिवार गांव वालों की लगाई आग में जलकर खत्म हो गया। तो आखिर में ये कहानियां सिर्फ भूत प्रेत की नहीं है। नहीं, ये असल में हमारी दुनिया के खतरों के खिलाफ लोक कथाओं वाली चेतावनियां हैं। जैसे कि अजनबियों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, किसी भी लालच में मत पड़ो और कभी भी खतरनाक शॉर्टकट मत लो। ये कमाल का तरीका है ये दिखाने का कि कैसे लोक कथाएं हमें असल जिंदगी के सबक सिखाती हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर इन किरदारों की जगह हम में से कोई होता तो क्या वो बच पाता? और शायद यही सवाल हमें इन कहानियों में छिपी चेतावनियों को और भी गंभीरता से लेने पर मजबूर करता है।